प्यारे बच्चों, गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज जो 4 नंबर टेस्ट सीरीज हुआ था उसमें केमिस्ट्री का सॉल्यूशन कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुका है। आई होप उसको आप लोग देख चुके होंगे। और आज फिजिक्स का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ हो उसके एनालिसिस कीजिए, देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ है, जिससे कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता चला जाए और फाइनली आप सब बढ़िया कर सकें और सिलेक्शन को प्राप्त कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। टेस्ट नंबर 4 जो 22 को टेस्ट हुआ था, 22 सितंबर को, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। यह है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इस बार जो 4 नंबर टेस्ट हुआ था इसमें ऑलरेडी फिजिक्स में मैकेनिक्स के 3 टॉपिक आए थे। फर्स्ट टॉपिक यूनिट डायमेंशन परसेंटेज एरर मेजरमेंट, सेकेंड टॉपिक मोशन 1 डायमेंशन और थर्ड टॉपिक मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन दैट इज वेक्टर। 3 टॉपिक के क्वेश्चन आए थे। 15 क्वेश्चन सभी टॉपिक से थे। तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं ये देखिए यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग ढेर सारा सॉल्व कर चुके हैं। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। फोर्स का इक्वेशन दिया है F = AT + BT²। T टाइम है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A एंड B? A और B का डायमेंशन पूछ रहे हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना था। क्योंकि AT और BT² बीच में प्लस है तो इसलिए BT² का डायमेंशन और AT का डायमेंशन सेम होगा और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन दोनों का डायमेंशन F के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, AT का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के इक्वल कर देंगे। तो यहां से A का डायमेंशन आ जाएगा। A का डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टाइम। फोर्स का डायमेंशन ml t-2, टाइम का डायमेंशन t। तो यहां से A का डायमेंशन आ गया और A का डायमेंशन आ गया ml t-3। ये t न्यूमरेटर में जाएगा तो ml t-3। तो ml t-3 A में दिख रहा है और B ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए अब B का डायमेंशन हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। तो B का डायमेंशन में BT² के डायमेंशन को F के बराबर कर दिया जाए। डायमेंशन ऑफ BT² इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो यहां से B का डायमेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन T²। फोर्स का डायमेंशन ml t-2 अपॉन T²। तो ये डायमेंशन आ जाएगा ml t⁻⁻⁴। तो यहाँ जो t⁻⁻3 है यहाँ पे हो जाएगा t⁻⁻4। तो यहाँ देखो B का डायमेंशन ml t-4 दिख रहा है, यहाँ A का डायमेंशन ml t-3 दिख रहा है। इस हिसाब से इसमें B ऑप्शन सही है। तो ये डायमेंशन का क्वेश्चन है जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई हो रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग श्योर सॉल्व कर देंगे, गलत नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन में बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया है। ओके, अल्फा इज इक्वल टू F/v² sin βt। v वेलोसिटी है, t टाइम है, F फोर्स है। तो डायमेंशन ऑफ α/β पूछ रहे हैं। ओके, α/β का डायमेंशन बताना है। तो आप ये देख रहे हो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, sin βt इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो βt इज एंगल। तो βt जब एंगल हो जाएगा तो βt डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो βt का डायमेंशनलेस का मतलब क्या लिखना होता है, 1। तो यहां से आप खुद देखो तो बीटा का डायमेंशन आ गया। बीटा का डायमेंशन आ गया 1/t और 1/t का मतलब हो गया बेटा t इनवर्स। और जब बीटा का डायमेंशन आ गया तो अगर हम लोग अल्फा का डायमेंशन निकाल लें तो α/β का डायमेंशन यहां से आ जाएगा। तो अल्फा का डायमेंशन अगर निकालना है तो अल्फा का डायमेंशन तो स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होने का कारण डायमेंशनलेस है। तो अल्फा का डायमेंशन फोर्स अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर, फोर्स अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर लिख दो।
तो फोर्स का डायमेंशन ml(t-2) और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी LT-1 का स्क्वायर L²T⁻²। तो यहाँ से अल्फा का डायमेंशन आ गया m, एक L से एक L कट गया तो L⁻⁻1 हो गया, और ये पूरा कट गया तो ये T पावर देखो कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन ये पूछ रहे हैं किसका डायमेंशन, अल्फा अपान बीटा। तो यहाँ से अल्फा अपान बीटा का डायमेंशन अगर निकालना है तो आप बेटा अल्फा का डायमेंशन लिख लो, और अल्फा का डायमेंशन आया है यहाँ से ml-1 T⁻0, ये L है, ml-1 T⁻0 अपान बीटा का डायमेंशन आ गया T⁻1। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर आ गया ml-1, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा t। तो देखो ml-1 t, इसका आंसर आ गया ml-1 t। तो जितने भी डायमेंशन के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले होते हैं वो आसान क्वेश्चन में होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं। और जब डायमेंशनलेस होगा तो ये बीटा टी एंगल के स्थान पे आ जाएगा, वो भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, और इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सब में चलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, एनर्जी कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्यों भाई, एनर्जी को तो वॉल्यूम से डिवाइड किया ही जा सकता है, तभी तो एनर्जी अपान वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी होता है ना। एनर्जी अपान वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी, तो डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट जो फर्स्ट है ये रॉन्ग है। एनर्जी को किसी भी क्वांटिटी से आप डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डायमेंशन के। डायमेंशन ऑफ एनर्जी एंड वॉल्यूम आर डिफरेंट, ये सही है। देखो एनर्जी और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है। तो ये तो बात सही कह रहा है स्टेटमेंट 2 में। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट है, और स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो एनर्जी और वॉल्यूम का डायमेंशन डिफरेंट है, तो उसको आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। और स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू गलत हो गया बी ऑप्शन में। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये गलत हो गया। और यहाँ देखो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये सही है। देखो सी ऑप्शन। और 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C are 3 physical quantities such that A and B are same dimension। यहां से देखो समझो A और B है ना, A और B का डायमेंशन सेम है, डायमेंशन है B, लेकिन C का डायमेंशन इनसे डिफरेंट है। तो कौन सा इसमें मीनिंगफुल है ना, कौन सा लिखा हुआ वैल्यू मीनिंगफुल है, जो पॉसिबल है। तो डिफरेंट अगर डायमेंशन है तो उनको आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, लेकिन जो सेम डायमेंशन है उनको आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो आप देखो ना, बी और सी डिफरेंट डायमेंशन है, यहाँ माइनस है, ये गलत है। ए और सी डिफरेंट डायमेंशन है, दोनों को सम किया है, गलत है। बी और सी डिफरेंट डायमेंशन है, दोनों का सम किया है, गलत है। ए और बी सेम डायमेंशन है, देखो 2a - 3b ऐसा किया है, और डिफरेंट डायमेंशन आप डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम डायमेंशन होगा तभी सम या डिफरेंस होगा, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज, यानी ये स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। ओके, तो स्क्रू गेज में पिच की आवश्यकता होता है, तो पिच का वैल्यू दिया है 0.5 mm एंड 50 डिवीजन, सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन है, तो उसको बोलते हैं यन। तो यन का वैल्यू आ गया 50। यहां से निकल आएगा बेटा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। ओके, पिच का वैल्यू है बेटा 0.5 mm, यन का वैल्यू है 50, यह आ गया 0.1/10 यानी 0.01 mm। यहां से लिस्ट काउंट निकल आया। और इन मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ए मेटल प्लेट, मेटल प्लेट का डायरेक्ट ऑफ थिकनेस मेजरमेंट कर रहा है, कहीं जीरो एरर का नाम नहीं लिया है।
5 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल एंड 34th डिवीजन। देखो ये दिया है MSD, 5 डिवीजन दिया है, मेन स्केल डिवीजन है, एक होता है मेन स्केल रीडिंग MSR, एक होता है MSD। ये ध्यान देना चाहिए बेटा, MSD दिया है। MSD जब देगा ना तो उसका यूनिट नहीं देगा, कहाँ दिया है मिलीमीटर सेंटीमीटर। तो हमने सिखाया था कि जब MSD दे तो ऐसे में आप क्या करो, पिच से मल्टीप्लाई कर लो। तो MSD दिया है, देखो MSD का वैल्यू 5 डिवीजन और सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR का वैल्यू यहां पे दिया है 34th डिवीजन, यानी 34 नंबर वाला डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड किया होगा। तो थिकनेस बताना है, वैल्यू रख दो। तो थिकनेस ऑफ प्लेट इज इक्वल टू MSD इंटू पिच। MSD दिया हो तो पिच से मल्टीप्लाई कर लो, इंटू CSR इंटू लीस्ट काउंट। MSD है 5, पिच का वैल्यू देखो कितना है, पिच का वैल्यू है 0.5 mm, तो यहां लिख दो बेटा 0.5 mm। CSR यहां से देखो 34 है, तो यहां रख दो 34, लिस्ट काउंट का वैल्यू आया है 0.01 mm। तो यह आ गया 2.5 mm प्लस 0.34 mm, दोनों का सम कर लो तो आ गया 2.84 mm। ये थिकनेस आ गया। और देखते हैं कौन सा आंसर सही है। हाँ 2.84 mm देखो मिल गया। तो अब टेस्ट में जब ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लिए होगे तो अब कभी गलत नहीं होगा इस रुगेस का क्वेश्चन, क्योंकि यही ध्यान देना था, है ना, कि MSD दिया है, MSR नहीं दिया है। MSR है तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में देगा, और MSD दिया है तो पिच से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, बस ध्यान देने की बात है, जो ध्यान दिया होगा सॉल्व कर दिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में, इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अच्छा R1 रेजिस्टेंस दिए हैं, R2 रेजिस्टेंस एरर के साथ दे दिए हैं। तो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं एरर के साथ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस होता है बेटा R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू है 5, ओके, R2 का वैल्यू है 10। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम। तो 15 ओम तो सब में दिया है, लेकिन अब साथ में एरर भी चाहिए। तो साथ में एरर चाहिए तो इसको बदल लो परसेंटेज में, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 को परसेंटेज में बदल लो। तो डेल्टा R अपान R इंटू 100 लॉग लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू 100, ओके। अब आओ सबका वैल्यू रख लो, है ना। डेल्टा R1 का वैल्यू यहां से देखो, डेल्टा R1 का वैल्यू 0.2 है, डेल्टा R2 का वैल्यू 0.1 है, और R1 5 है और ये 10 है। तो इसको लिख दो बेटा 0.2, 5 प्लस 10 इंटू 100, और यह है 0.1 अपान 5 प्लस 10 इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 20 अपान 15, ये हो जाएगा 10 अपान 15, ये आ गया 30 अपान 15। तो कितने परसेंट आ गया? 2%, ओके। तो आंसर अब दिख रहा है ना। रेजिस्टेंस आया 15 ओम, अब परसेंटेज आया 2%, ये दिख रहा है 15 ओम प्लस माइनस 2%। तो यही कन्वर्जन आना चाहिए। ये कन्वर्ट अगर आप कर लोगे फॉर्मूले को तो वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, है ना। तो किसी फॉर्मूले को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसका लॉग लेना चाहिए, फिर उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन
कर देना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एस इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट दिया है और टाइम टेकन भी दे दिए हैं, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी पूछ रहे हैं। बहुत सही। तो भाई वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब परसेंटेज में इसको बदलोगे तो आ जाएगा बेटा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, और डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, प्लस अपान का प्लस हो जाएगा, और टाइम का हो जाएगा बेटा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। वैल्यू रख दो, डेल्टा डी का वैल्यू बेटा यहां से देखो, डिस्प्लेसमेंट का 5 अपॉन डिस्प्लेसमेंट 200 इंटू 100, डेल्टा टी का वैल्यू यहां से 0.2 अपॉन टाइम 20 इंटू 100। ओके, तो ये देखो कट गया और आ गया 2.5, प्लस यहां से एक जीरो काट दो और ये आ गया कितना 5, और ये आ गया 1 इज इक्वल टू 3.5%। तो 3.5% देखो यहां दिया है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को परसेंटेज में बदल देना था, सारा वैल्यू दिया था, इसको रख देना था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में डिस्टेंस मूव्ड बाय ए स्क्रू गेज इज 5 रोटेशन इज 5 mm। 5 रोटेशन स्क्रू गेज में 5 mm चल रहा है। तो बेटा पिच का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल के एक रोटेशन में चली गई दूरी वो पिच होता है, और यहाँ क्या दिया है 5 रोटेशन दिया है। तो ऐसे में पिच कैसे फाइंड करोगे, जितना डिस्टेंस चला है 5 mm, इसमें 5 रोटेशन आप डिवाइड कर दो तो एक रोटेशन में पिच इसमें देखो पता चल जाएगा 1 mm का इसका पिच है। और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल पे टोटल डिवीजन कितने हैं 100 डिवीजन है। तो लिस्ट काउंट पूछ रहा है, तो लिस्ट काउंट होता है बेटा P/N, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो पिच का वैल्यू बेटा 1 mm रख दो, है ना, पिच का वैल्यू 5 नहीं रखना है 1 रखना है, और 100 से क्या कर देना है डिवाइड। तो डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 0.001 mm का लिस्ट काउंट आ जाएगा। यहाँ पर 0.01 mm आएगा। हाँ देखो मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा सही करते हैं। इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.01 mm आएगा। तो 0.01 mm कहीं नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो 10 से डिवाइड कर दो तो 0.001 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, और ये बी ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। तो पिच फाइंड करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्कुलर स्केल ऑन द मेन स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन इज नोन एज पिच। लेकिन यहाँ क्या किया है 5 रोटेशन में दिया है, इसलिए एक रोटेशन वैल्यू अगर निकाल लो तो पिच पता चल जाता है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1 सेंटीमीटर द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल, ये भी वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है। ओके, वर्नियर कैलिपर्स। तो 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइड है, तो यहां से S का वैल्यू निकाल लो, यानी 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू यहां से अगर निकाल लो तो 1 में 10 से आप डिवाइड कर दो तो ये आ गया बेटा 0.1 सेंटीमीटर का ये S का वैल्यू है। और वर्नियर मेन, ये देखो वर्नियर का 10 डिवीजन मेन के 8 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस को A कहते हैं, 10 में से 8 माइनस कर दो तो डिफरेंस 2 का आ गया। तो कह रहा है कि द लिस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर्स बताओ। और कुल डिवीजन की संख्या देखो 1 स्केल पे 10 दिया है, तो n का वैल्यू दिया है कितना 10। तो ऐसे में जब इसका लिस्ट काउंट फाइंड करेंगे तो 1 कैलिपर्स के लिस्ट काउंट का जो ट्रिक होता है वो A × S/N होता है। A का वैल्यू यहाँ पर आया है 2,
s का वैल्यू आया है 0.1 सेंटीमीटर, इसको पुट कर दो, और n का वैल्यू है 10, इसको पुट कर दो, तो आंसर आ गया 0.02 सेंटीमीटर का लिस्ट काउंट इसका आ गया। ओके, तो वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट का ट्रिक आपको पता होना चाहिए, और वर्नियर कैलिपर्स का जो मेन फार्मूला होता है लिस्ट काउंट का वो होता है s माइनस बी, 1 MSD माइनस 1 VSD। लेकिन जब इसको ट्रिक में बदलते हो तो a इंटू एस बाई एन हो जाता है, और सारा वैल्यू दिया है, ये वैल्यू सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 10, और ये देखो ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, यह है ट्रिकी। द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एक्सलन नॉट पावर -1/2। तो देखो बेटा, ये जो ट्रिक होता है 1/√ओवर म्यू नॉट एक्साइलम नॉट इज इक्वल टू होता है लाइट स्पीड c इज लाइट वेलोसिटी, लाइट स्पीड। ओके, म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एक्साइलम नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसको ऐसे लिख दो, इसको लिख दो म्यू नॉट एक्साइलम नॉट, रूट का मतलब पावर 1/2, न्यूमरेटर में जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा लाइट स्पीड, है ना, और लाइट स्पीड का डायमेंशन हो जाएगा LT-1। तो इसी को ये इस तरह से लिख दिया है पावर के फॉर्म में, तो इसका आंसर आ गया LT-1। ये ट्रिकी होता है, अगर ये ट्रिक याद है तो इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी देखो बेटा इसरो गेज का क्वेश्चन है। ओके, इसरो गेज में कह रहा है कि मेन स्केल रीडिंग इज 0 mm और सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 52। तो ठीक तो है, MSR दे दिया है, CSR दे दिया है, और गिवन दैट 1 mm ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे टोटल 100 डिविजन्स हैं। तो जब n का वैल्यू बेटा 100 है, n का वैल्यू, तो पिच पता है और n पता है, तो इसे लिस्ट काउंट फाइंड कर लो, और लिस्ट काउंट फाइंड करके आप आराम से इसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं। तो आओ नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें कि पिच का वैल्यू दिया है 1 mm, है ना, n का वैल्यू दिया है 100, तो यहां से आ जाएगा लिस्ट काउंट P/n, P का वैल्यू 1 mm, n का वैल्यू 100, तो ये आ गया 0.01 mm। ओके, फिर देखो MSR जो दिया है 0 mm MSR दिया है, नहीं वायर इतना पतला है कि MSR रीडिंग ही नहीं आ रहा है, और CSR दिया है 52। तो यहाँ से जब आप थिकनेस मेजरमेंट करोगे, थिकनेस ऑफ बॉडी, तो लगा दो MSR प्लस CSR इंटू लिस्ट काउंट। ओके, तो MSR का वैल्यू 0 दिया है, CSR बेटा 52 दिया है, और लिस्ट काउंट का वैल्यू हमने फाइंड किया, तो ये 0.01 mm आ गया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.52 mm आ गया, बट आंसर दिया है सेंटीमीटर में, तो 10 से डिवाइड कर दो तो 0.052 सेंटीमीटर ये आ गया थिकनेस। तो आओ देखते हैं क्या आंसर है। तो ये आंसर है देखो 0.052 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर्स और इसरो गेज क्वेश्चन सॉल्व करके बढ़िया से इसको तैयार कीजिए, क्योंकि जेई में, है ना, जेई मेन में वर्नियर कैलिपर्स इसरो गेज हर साल आता है, नीट एग्जाम में 1 साल 2 साल अल्टर करके आता है। तो आप सीखे रहेंगे, सॉल्व किए रहेंगे, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप निश्चित है सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और यह है क्वेश्चन नंबर 12, डायमेंशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि पूछ रहा है कि फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को अगर फंडामेंटल मान लिया जाए तो एनर्जी का डायमेंशन बताओ इनके टर्म में कितना होगा। तो बेटा वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, इसलिए वर्क डन को यहाँ पे एनर्जी लिख लो और यहाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहने दो, फोर्स को फोर्स रहने दो क्योंकि आंसर फोर्स के टर्म में चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट को एक्सेलरेशन में बदल लो, है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। आंसर हमको चाहिए टाइम में, एक्सेलरेशन में और फोर्स में, तो यहाँ से आप निकाल लो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम यहाँ से, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक टाइम यहाँ पहले से है, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आ गया कितना 80 स्क्वायर,
और वही वैल्यू यहाँ रख दो, तो आ जाएगा देखो F इंटू एक्सेलरेशन A इंटू टी स्क्वायर। तो इस तरह से एनर्जी का डायमेंशन फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म में अगर उसको फंडामेंटल मान लिया जाए तो मिल गया F इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। तो F इंटू ए इंटू टी स्क्वायर बी ऑप्शन सही है। मतलब एक ये मेथड है सॉल्व करने का, और एक मेथड है कि इसमें आप क्या करो ना, कुछ समझ में आवे तो यहाँ फोर्स का डायमेंशन लिख लो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिख लो, टाइम का डायमेंशन लिख लो, फिर देख लो एनर्जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो इसको चेक कर लो, इससे सबको चेक कर लो। इसे जनरली या तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है चेक करने पे, या तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप ना सॉल्व कर पाओ तो ऑप्शन में ही डायमेंशन रख फटाफट देख लो और आंसर आपको मिल जाता है। और एक तीसरा मेथड है इक्वेशन बना के, तो फिर लेंदी हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगने लगेगा, उसमें घबराहट होने लगेगी। और ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है डायमेंशन से आंसर पकड़ लेना। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह है क्वेश्चन नंबर 13, है ना। अ पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन हैज इनिशियल वेलोसिटी 2.03 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली विद एक्सेलरेशन दे दिया है और इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 0.3 सेकेंड में। इसके वेलोसिटी करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक पूछ रहा है। तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दिया है तो लगा दो v इक्वल टू यू प्लस at। u का वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी 2.03, एक्सेलरेशन है 1 और टाइम है 0.3। तो इस हिसाब से आ गया 2.03 प्लस 0.3, तो आ गया 2.33 मीटर पर सेकेंड। लेकिन फाइनल आंसर सुटेबल सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है। देखो अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर देना है। तो ऐसे में आप ये देख रहे हो कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और यहाँ पे ये और ये एडिशन हुआ है। तो जब एडिशन हुआ है तो एडिशन का रूल लगाना पड़ेगा, और एडिशन का रूल क्या है, फाइनल आंसर में जिन दो क्वांटिटी का आप एडिशन कर रहे हो उनमें लिस्ट डेसिमल प्लेस देखा जाता है। तो इसमें डेसिमल प्लेस देखो 2 प्लेस तक है, इसमें डेसिमल प्लेस 1 प्लेस तक है, तो लिस्ट डेसिमल प्लेस 1 होना चाहिए। इसका मतलब इसमें 2 रहने दो, पॉइंट लगा दो और एक 3 हटा दो, क्योंकि 5 से कम है तो इस 3 का 3 बना रहेगा। और ये देखो आंसर आ गया। फाइनल आंसर में लिस्ट डेसिमल प्लेस कितना है, 1 है, तो इस हिसाब से आंसर कितना मिल गया, ए मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, अल्फा केजी, बीटा मीटर एंड गामा सेकेंड आर द फंडामेंटल यूनिट्स। 1 कैलोरी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट एज। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें हमने इसको भेज भी दिया है ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, कि इसमें सॉल्व करने पे कोई आंसर इसका मिल नहीं रहा है। वैसे आंसर में डी ऑप्शन दिया है, बट आओ सॉल्व करके दिखाते हैं। ये आंसर आएगा नहीं, जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करने पे उसको आप करेक्ट मानिएगा। ये जब कॉपी चेक होगा अभी 4th टेस्ट का, तो ये क्वेश्चन सबको बोनस दिया जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसमें देखो बेटा एनर्जी का नाम ले रहा है ना। तो एनर्जी का डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन हो गया बेटा ml2 t-2। तो यहाँ a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया, c का वैल्यू -2 हो गया। और 1 कैलोरी बराबर होता है बेटा 4.2 जूल, जूल यानी mks। तो सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का ट्रिक हमने बताया था, मेथड बताया था। n2 बराबर n1, फर्स्ट सिस्टम का मास अपॉन सेकेंड सिस्टम का मास पावर a इंटू फर्स्ट सिस्टम में लेंथ अपॉन सेकेंड सिस्टम में लेंथ L2 पावर b, फर्स्ट सिस्टम में टाइम अपॉन सेकेंड सिस्टम में टाइम T1 अपॉन T2 पावर c। ओके, तो इस तरह से n2 बराबर n1, n1 का वैल्यू हो जाएगा देखो 4.2। अब पहले होगा ये 1 kg, अब बाद में हो जाएगा अल्फा kg, बाद में अल्फा kg हो जाएगा। L1 हो जाएगा यहां पर L1, L1 इज 1 मीटर। अब बाद में लेंथ को लिखना है बीटा मीटर, और b का वैल्यू यहां से तुम देखो तो है 2। ये हो जाएगा T1 1 सेकेंड, बाद में गामा सेकेंड,
और c का वैल्यू हो जाएगा -2। सेकेंड से सेकेंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया, केजी से केजी कट गया। तो इस तरह से n2 बराबर आ गया 4.2। ये अल्फा ऊपर जाएगा तो अल्फा इनवर्स, बीटा ऊपर जाएगा तो बीटा पावर -2, और ये गामा न्यूमरेटर में जाएगा तो उसको प्लस बना देगा तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर। ये आंसर आएगा। और ये आंसर कहीं दिख नहीं रहा है बट आंसर में ये डी दिया था। तो यहाँ पर देखो अल्फा इनवर्स होना चाहिए, यहाँ बीटा पावर, यहाँ -2 होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ -1 होना चाहिए। ठीक ना। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सबको बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा, क्वेश्चन 15 से क्या शुरू हो रहा है? वेक्टर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन फॉलोइंग वेक्टर्स, है ना। ये दो वेक्टर दिए हैं, इनके बीच एंगल पूछ रहे हैं। तो याद रखना, दो वेक्टर के बीच जब एंगल दिया जाता है तो दोनों वेक्टर्स के बीच या तो डाइवर्जिंग एंगल देखा जाता है या तो कन्वर्जिंग। दो वेक्टर के बीच आप एंगल तभी देख पाओगे जब दोनों वेक्टर के टेल आपस में मिले हों या तो हेड आपस में मिले हों। तो यहाँ आप देख रहे हो, इस वाले में देखो, इस वाले में इसका हेड और इसका हेड मिला है, यानी ये एक्चुअल एंगल एकदम सही है। इस वाले में देखो, इसका टेल है, इसका टेल है, ये भी एकदम एक्चुअल आंसर सही है। लेकिन इस वाले में देखो, इसका हेड है, यहाँ देखो एरो ऐसे बना है, और इसका टेल मिला है, इसके लिए ये एंगल ये नहीं है। इसके लिए इस वेक्टर को आगे बढ़ा लो और ये इनके बीच का एंगल है। तो 180 में से 135 डिग्री घटा दो तो यह आ जाएगा 45 डिग्री, यानी यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है 45 डिग्री है। यहाँ 135 डिग्री है, यहाँ 135 डिग्री है। फिर यहाँ पे देखो, इसका ये क्या है, एरो यहाँ बना है, यानी ये हेड है और इसका टेल है, इसलिए इसको आगे बढ़ा के ये एंगल देखो तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 45 डिग्री। तो इस हिसाब से आंसर हो गया 45, 135, 135, 45, और इस किस ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है। तो जिनको दो वेक्टर के बीच एंगल देखना नहीं आता वो समझ नहीं पाएंगे कि आखिरी एंगल निकालें कैसे। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स शुड बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। दो वेक्टर का जब टेल आपस में मिले हो या तो हेड आपस में मिले हो, ऐसे में उनके बीच का एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो कि टू वेक्टर्स P and Q ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर अरेंज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। दो वेक्टर P और Q, ये P है, यहाँ ये Q है, यहाँ पे P दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है ना, सेम मैग्नीट्यूड P and Q, किसी P और Q मान लो। तो किसमें जो इनका फॉलोइंग मैनर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा रिजल्टेंट किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा उसका सीक्वेंस लिखना है। तो याद रखना बेटा, दो वेक्टर्स का जब रिजल्टेंट आप निकालोगे तो √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा से आप निकालोगे। और cos थीटा का वैल्यू में आप देख रहे हो कि ये डिपेंड करेगा कि किसके बीच एंगल, दोनों के बीच एंगल कितना है। तो cos थीटा की विशेषता होता है कि एंगल जितना ही कम होता है cos थीटा का वैल्यू उतना ही ज्यादा होता है। जैसे cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 मैक्सिमम हो जाता है। तो जहां एंगल कम दिखाई दे वो मैक्सिमम हो जाएगा, जहां एंगल ज्यादा दिखाई दे वो मिनिमम हो जाएगा। तो सबसे कम एंगल कहाँ है, तुम देखो ये 30 डिग्री, यानी ये वैल्यू हो गया मैक्सिमम, और सबसे ज्यादा एंगल 120 डिग्री, ये वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम। क्लियर। तो इस हिसाब से सेकंड वाला जो है मैक्सिमम है। तो यहां पे देखो फर्स्ट लिखा है सबसे ज्यादा, सब इक्वल लिखा है तो गलत हो गया। यहां फर्स्ट सबसे ज्यादा लिखा है और यहीं पे देखो दिख रहा है सेकंड सबसे ज्यादा और फर्स्ट सबसे कम। देखो सेकंड सबसे ज्यादा और फर्स्ट का वैल्यू सबसे कम, ऐसा डी ऑप्शन दिख रहा है। दो ही से आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में देखो रिजल्टेंट के फॉर्मूले में cos थीटा आता है, और cos थीटा की विशेषता क्या होता है, जितना ही ज्यादा एंगल होगा cos थीटा का वैल्यू उतना ही कम होगा, एंगल जितना ही कम होगा cos थीटा का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
is being acted upon by 4 forces of 30 Newton due east, 20 Newton due north, 50 Newton due west, 40 Newton due south। अलग डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। तो देखो बेटा रिजल्टेंट फोर्स हम लोग को बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट दिया है सबको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके और रिजल्टेंट उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेना चाहिए। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, पहला डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर प्लस दूसरे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर प्लस तीसरे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर प्लस चौथे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, सबका वेक्टर सम कर लो। तो D1 का वैल्यू है देखो 30 न्यूटन ईस्ट, तो लिख लो 30 ईस्ट का मतलब आई कैप। उसके बाद से 20 न्यूटन नॉर्थ तो 20 जे कैप, 40 न्यूटन वेस्ट 50 न्यूटन वेस्ट, तो ये हो गया बेटा 50 और वेस्ट में होता है माइनस आई, है ना, ईस्ट का उल्टा माइनस आई, तो देखो माइनस आई कर दिया। और 40 न्यूटन साउथ तो ये हो गया -40 जे। जब तक आप बेटा वेक्टर नहीं बदलोगे तब तक डायरेक्ट सम नहीं कर सकते, क्योंकि जब वेक्टर बदल जाते हो ना तो जितने डिस्प्लेसमेंट है सब सोनार बन जाते हैं। अब बन जाता है 4 सोनार की बराबर देखो 1 लोहार की, जैसे हमने क्या बताया था पॉलीगन मेथड में 100 सोनार की बराबर 1 लोहार के, तो यहाँ 4 सोनार है। तो यहाँ पर आप देखो तो 30 आई कैप और -50 आई कैप इज -20 आई कैप, और यहाँ से आ गया देखो -20 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो आ गया √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 20√2 न्यूटन का ये रिजल्टेंट आ गया। ये सब बेटा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये सब रिजल्टेंट फोर्स है। यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ओके। रिजल्टेंट फोर्स हम लोग को निकालना, चलो सही कर देते हैं, आंसर सेम आएगा बट फोर्स नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू, सबको वेक्टर बदल के देखो वेक्टर सम कर लेना है, F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया, रिजल्टेंट फोर्स आ गया, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। तो नेट फोर्स इतने न्यूटन देखो 20√2 न्यूटन आ गया, 20√2 हर जगह दिया है। अच्छा अब डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो डायरेक्शन में ये देखो -20 है, -20 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो देखो -20 कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अब अगर इसका डायरेक्शन देखें तो ये हो गया बेटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो यह हो गया -20 यानी वेस्ट डायरेक्शन और -20 यानी साउथ डायरेक्शन। ये इसका देखो रिजल्टेंट आ जाएगा, और रिजल्टेंट आ जाएगा कितना, साउथ वेस्ट। तो 20√2 साउथ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे ढेर सारे फोर्स को डायरेक्शन दे दे करके अगर रिजल्टेंट पूछे तो करना कुछ नहीं है, सबका वेक्टर सम करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं और लास्ट में कोऑर्डिनेट लिख करके डायरेक्शन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो इजी क्वेश्चन है। 18 इसका वैल्यू पूछ रहे हैं, तो वैल्यू देखो -i का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, प्लस j का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, -k का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और ये बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज √3, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कई बार। दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं, उनका सम एक यूनिट वेक्टर है और डिफरेंस उसका √3 है। तो ऐसा करने पर कि दो वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर्स का सम अगर यूनिट वेक्टर होता है तो जो डिफरेंस आता है √3 आता है। अभी सॉल्व करके बताते हैं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, और ऐसा तब होगा जब दोनों 120 डिग्री पर होंगे। कितने डिग्री पर, 120 डिग्री पर। तो अभी हम सॉल्व करके बताते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। तो इसमें आंसर कहीं दिख रहा होगा, देखो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये क्या है, ए सही है। अब आओ देख लेते हैं कैसे सही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो मान लो एक ए वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि दोनों यूनिट वेक्टर हैं। तो इनका जो सम है ना, दोनों वेक्टर्स का
सम का मैग्नीट्यूड भी कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो आ जाएगा रूट ओवर, और ए और बी यूनिट वेक्टर है तो ये सब 1 हो जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस ये सब 1 हो जाएगा। तो देखो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब रूट हटा दो, स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू आ गया -1। तो यहाँ से आ गया बेटा cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। ऐसा कितने डिग्री पर होगा, cos 120 डिग्री पर, तो थीटा का वैल्यू आ गया 120 डिग्री। तो देखो स्टेटमेंट 2 में 120 डिग्री एंगल दिया है। अब इनका अगर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालो, इन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, तो ये √3 आएगा, निकाल के देख लो। तो आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है 1 माइनस 2, कॉस थीटा का वैल्यू आया है -1/2। तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1, और ये -1/2 कट के प्लस यहाँ 1 आ गया, बराबर कितना आ गया, देखो √3 आ गया। तो दो यूनिट वेक्टर्स का सम यूनिट वेक्टर है, तो उनका जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आता है √3 आता है, और ऐसा तब होता है जब दोनों 120 डिग्री पर होते हैं। तो इस हिसाब से अगर इसका देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। इस तरह से ए ऑप्शन इसका सही है। तो जब टॉपिक आपका बढ़िया से तैयार रहता है, आप खूब टेस्ट दिए रहते हो, खूब क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हो, तो स्टेटमेंट टाइप वाले भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें 20 अगर देखें, ये 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 20 है, अभी तो 25 क्वेश्चन और करने हैं हम लोगों के। तो देखो यहाँ पर a क्रॉस b का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो ab साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस है, यहाँ प्लस है यहाँ पर, प्लस a डॉट b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो a डॉट b होता है ab कॉस थीटा का स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आप a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो यह आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन इसका आ गया है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन है, जिसमें दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस उनके डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसमें आएगा साइन, इसमें आएगा कॉस, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, टेस्ट नंबर 4 में 45 क्वेश्चन थे, जिसमें मैकेनिक्स के शुरू के 3 टॉपिक के क्वेश्चन आए थे, और 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। अब बस अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन जो 25 बच रहे हैं एक बार में उसको अपलोड कर देंगे। ये दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ होगा उसके एनालिसिस कर लीजिए, जिससे कि और ज़्यादा आपका इंप्रूवमेंट हो। बाय बाय बच्चों।